हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द मुगल एम्पायर। बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक भी दें। आपके लाइक्स एंड कमेंट की वजह से इस वीडियो का रीच ज़्यादा बढ़ सकता है। आप चाहें तो इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। Dear children, in the last few worksheets, we have learned about the major Mughal emperors and the major campaigns and events during their tenure. Let's now collect some information about their administrative policy. तो पिछली कुछ वर्कशीट्स में हम हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर था उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी और कैसी थी। Initially, the Mughals campaigned relentlessly against the rulers who refused to accept their power. तो इनिशियली जब यहाँ पे मुग़ल एम्पायर स्टार्ट ही हुआ था तो उस समय इन्होंने क्या किया, जितने भी मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने उन सभी रूलर्स के अगेंस्ट एक वार कर दिया जिससे वो सब उसके अंदर रहे। यानी जो भी ये मानते थे कि वो इन मुग़ल से दबकर नहीं रहेंगे उसको ये दबाना चाहते थे। एज द एम्पायर एक्सपैंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। तो जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर एक्सपैंड होता गया तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स बॉडीज़ को इंक्लूड कर लिया, यानी अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स को इंक्लूड कर लिया। From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include, देखो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशियली सबसे पहले सिर्फ टर्किश नोबल्स शामिल थे, पर बाद में इन्होंने ईरानियंस को, इंडियंस, मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत्स को, मराठास को, इन सभी ग्रुप्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। Those who joined मुग़ल सर्विस were enrolled as मनसबदार्स, और वो लोग जो कि मुग़ल सर्विस में थे यानी एक तरह से वो नौकरी करते थे मुगल्स के यहाँ, ठीक है, तो उन सभी को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। तो मनसबदार उस पर्सन को कहा जाता है जो कि मनसब को होल्ड करता है, और मनसब का मतलब होता है पोजीशन या फिर रैंक। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities। तो यानी मनसबदार जो है उससे ये पता चलता था कि उस पर्सन का रैंक क्या है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और उसके पास क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा या कम, रैंक ज़्यादा होगा या कम होगा, सैलरी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। तो जाट एक ऐसी वैल्यू थी जिसके बेसिस पे हर एक मनसबदार की रैंक और उसकी सैलरी को डिसाइड किया जाता था। ठीक है, दी हायर द जाट, यानी जाट का नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज दी नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड दी लार्जर हिज सैलरी। यानी जाट का नंबर जितना ज़्यादा होगा, नोबल की जो पोजीशन होगी यानी उसका जो रैंक होगा उतना ज़्यादा होगा और उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और cavalryman। तो देखो होता क्या था, क्योंकि जो मनसबदार हैं उनके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। अब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन्हें निभाना है तो इन्हें अपने अंदर कुछ सवार को रखना होता था, यानी ऐसे पर्सन जो घोड़ा चलाते थे, कैवलरीमैन। ठीक है, द मनसब मतलब एक तरह से जो सवार है उनके हेड हुआ करते थे मनसबदार। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं और घोड़ों को चलाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सवार हैं। ठीक है, अब इनका हेड कौन होता था, मनसबदार होता था। अब एक मनसबदार के पास कितने सवार हैं और कितने हॉर्सेस हैं ये कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करता था कि उसके अंडर जितने हॉर्सेस हैं
और जितने सवार हैं वो एक ऑफिसर के पास लेकर जाता था, और वो ऑफिसर इन सभी सवार यानी कैवलरी मैन का रजिस्ट्रेशन करता था, और जितने भी हॉर्सेस हैं उन सब की ब्रांडिंग होती थी, ठीक है, यानी एक तरह से इन पे मोहर लगा दी जाती थी, ठीक है, स्टैंप लगा दी जाती थी। इससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि इस मनसबदार के पास हाँ इतने सवार हैं और इतने हॉर्सेस हैं, ठीक है। और इसके बाद जब एक बार वेरीफाई कर लिया गया है तब इस मनसबदार को सैलरी दे दी जाती थी, और ये सैलरी फिर कुछ अमाउंट अपने पास रखता था और बाकी अमाउंट इन सवारों के बीच में, क्योंकि उनकी भी तो कुछ ना कुछ सैलरी बनती थी, तो उनको दे दिया करता था, ठीक है। Nobles with a jat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000। तो यानी वो मनसबदार जिनके पास 5,000 सवार है, ठीक है, वो उसकी रैंक हायर होगी, और वो नोबल्स जिनकी जाट की संख्या हम कहें जाट नंबर 1,000 है तो उसकी रैंक कम होगी, सैलरी भी कम होगी, और उसके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, मनसबदार्स received their salaries as revenue assignments called jagirs which were somewhat like iktas। तो देखो होता क्या था कि मनसबदार्स को उस समय जो सैलरी दी जाती थी वो कैश में नहीं दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे, उनको सैलरी मिलती थी रिवेन्यू की फॉर्म में, ठीक है। और ये रिवेन्यू क्या होता था, एक जागीर इन्हें दे दी जाती थी, मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े से जितना रिवेन्यू इन्हें मिलता था यानी टैक्स मिलता था वही इनकी सैलरी होती थी, ठीक है। और ये जो जागीर है वो इक्ता की तरह ही हुआ करता था, बट अनलाइक मुफ्तीज़। अब देखो जो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है जागीर, जैसे हम यहाँ पे एक लैंड रखते हैं और एक दूसरा लैंड यहाँ पे है, ये है जागीर और ये है इक्ता। जागीर के जो हेड थे उसको मनसबदार कहते थे, और इक्ता के जो हेड थे उसको मुक्तीस कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बता रखा है कि जागीर और इक्ते की तरह ही थे, पर ये सिमिलर नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जागीर एक ऐसा लैंड है जिससे मिलने वाला टैक्स मनसबदार को मिलता है, पर ये जागीर मनसबदार की नहीं है, मतलब ये जो लैंड है वो मनसबदार का नहीं है, वो लैंड अभी इसके पास है, कल इससे लिया भी जा सकता है, और इसका ट्रांसफ़र कहीं और किया जाएगा तो उसे वहाँ पे जागीर दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम मुक्ति की बात करें तो ये जो लैंड है ये मुक्ति का ही हुआ करता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके पास जो टैक्स कलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन का राइट है, इसके पास क्या राइट है कि ये जो लैंड है वो इस मुक्ति का ही है। ये डिफरेंस था जागीरदार में और मुक्तीज में, ठीक है। दे ओनली हैड राइट्स टू, ये तो हमने समझ लिया कि क्या है कि जागीरदार जो जागीर है वो कहीं पे है, मनसबदार कहीं पे है। अब इस जागीर से रिवेन्यू का कलेक्शन कौन करता था, जो इस मनसबदार हैं उसके कुछ सर्वेंट्स होते थे, वो सर्वेंट्स जाते थे और इन जागीर से रिवेन्यू का कलेक्शन किया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हमें बता रखा है कि अकबर जब यहाँ पे एम्परर थे और जो औरंगजेब एम्परर थे तो क्या क्या डिफरेंसेस है, कंपैरिजन कर रखा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट है, देयर वर 29 मनसबदार्स विद अ रैंक ऑफ 5,000 जाट। तो अकबर के समय में 5,000 जाट की रैंक के जो मनसबदार हैं वो सिर्फ 29 हैं, पर औरंगजेब के टाइम में ये नंबर इंक्रीज होके 79 हो गए, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि ये नंबर इतना इंक्रीज हो गया है, इस वजह से जो रिवेन्यू था वो हर एक मनसबदार को अब कम मिलता था और इसलिए उनकी सैलरी अब कम बना करती थी, ठीक है। दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो होता क्या था, अकबर के टाइम में इन मनसबदार को जो जागीर दी जाती है उनको इस तरीके से असेस किया जाता था कि उस लैंड से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इन मनसबदार की सैलरी के ऑलमोस्ट इक्वल ही हुआ करता था। पर औरंगजेब के टाइम में क्योंकि मनसबदार इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे तो इस लैंड से मिलने वाली जो रिवेन्यू है वो काफ़ी कम थी, इस वजह से इन मनसबदार की सैलरी भी काफ़ी कम बनती थी। और ऐसा भी होता था कि बहुत सारे मनसबदार को उनका जागीर मिलने के लिए उन्हें बहुत लंबा वेट करना पड़ता था। अब ये मान लो कि अगर आपकी जॉब लग गई लेकिन आपको सैलरी कहा जाए 2 से 3 साल बाद दी जाएगी, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी औरंगजेब के टाइम में इन मनसबदारों की, ठीक है।
अब ऐसा भी होता था कि मनसबदार से उनकी जागीर को बाद में ले लिया जाएगा और किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे मनसबदार ये चाहते थे कि जागीर से वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन कर सके, और ज़्यादा रेवेन्यू के कलेक्शन के चक्कर में प्रॉब्लम किसे होती थी? पीजेंट से होती थी, क्योंकि रेवेन्यू देता कौन था? रेवेन्यू तो पीजेंट्स ही पे करते थे और इसी से उनकी सैलरी बनती थी। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है उससे अल्टीमेटली जो पीजेंट्स हैं यानी जो किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन दी मनसबदार एंड दी जागीर? तो मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिलेशन था? तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, मनसबदार यूज्ड टू टेक हिज सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम दी जागीर। तो मनसबदार जागीर से जो रेवेन्यू मिलता था उसी से अपनी सैलरी लिया करते थे। हिज सोर्स ऑफ इनकम वॉज दी जागीर। तो मनसबदार का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ये जागीर ही हुआ करती थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू अपॉइंट नॉट ओनली तुरानी और ईरानी बट ऑल्सो मैन सरदार्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स? तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि मुगल ने इनिशियली तो कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता था। तो आप आंसर लिखेंगे, व्हेन द मुगल एम्पायर ग्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ मनसबदार ऑफ, देखो आप इसको काट देंगे, ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रन एन इलेबोरेट एम्पायर। देखो एम्पायर बहुत बड़ा था तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया। एंड टू हार्मोनाइज ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन की वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके, इस वजह से भी ऐसा किया गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इफ़ दी जाट डिनोटेड दी रैंक एंड सैलरी, यानी जाट क्या डिनोट कर रहे हैं? रैंक एंड सैलरी डिनोट कर रहे हैं एक मनसबदार की। व्हाट डिड दी सवार शो? तो सवार क्या शो करते थे? बेटा जाट की स्पेलिंग आप ZAT लिखेंगे। ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे इसका, जाट, अगेन जहाँ जहाँ पे भी जाट JAT लिखा है आप वहाँ पे ZAT कर देंगे। जाट वॉज अ साइन ऑफ द रैंक एंड सैलरी ऑफ अ मनसबदार, सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स वॉज रिलेटेड टू दी सवार, यानी सवार क्या दिखाते थे? नंबर ऑफ सोल्जर्स। अ मिलिट्री सोल्जर वॉज कंसिडर्ड अ सवार, तो एक मिलिट्री सोल्जर को सवार कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड बेटा इस वीडियो को लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।